नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर विकास टेलर स्वागत करता हूं आज की कक्षा में। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 28 पोषण एवं स्वास्थ्य भाग 1। देखिए विद्यार्थियों, सजीव को जीवित रहने के लिए विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। उसके शारीरिक वृद्धि और विकास के लिए, परिवर्धन के लिए, उसको ऊर्जा प्राप्ति के लिए पोषक तत्व चाहिए। ये जो पोषक घटक होते हैं ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, जो सजीवों को उनकी प्रकृति के अनुसार अलग अलग स्रोतों से प्राप्त होते हैं। हम यहाँ पोषण की बात करते हैं तो सजीव, विशेष रूप से जो जंतु होते हैं, वो भोजन द्वारा इन पोषक घटकों को ग्रहण करते हैं। तो इसी के बारे में आज हम बात करते हैं। भोजन क्या है? वास्तव में जो भी खाद्य पदार्थ प्राणियों को जीवित रहने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है एवं आवश्यक पोषक घटक प्रदान करता है, उसे हम भोजन कहते हैं। भोजन से हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है और साथ ही वृद्धि एवं विकास के लिए, परिवर्धन के लिए आवश्यक घटक प्राप्त होते हैं, जो उनके शरीर में निर्माण कार्य, मरम्मत, उपयोगी यौगिकों के संश्लेषण में उपयोगी होते हैं। तो भोजन का सजीव द्वारा ग्रहण करना एक आवश्यक घटना होती है। भोजन का हम वर्णन करते हैं तो वर्णन का आधार होता है कि किस भोजन द्वारा, पोषक घटक द्वारा कौन सा कार्य संपन्न किया जाता है। सबसे पहले आप देख सकते हैं ऊर्जा प्रदान करने वाले भोजन। ऐसे भोजन जो सजीव या मानव के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत होते हैं, उनमें दो घटकों को सम्मिलित किया जाता है। पहला घटक होता है कार्बोहाइड्रेट और दूसरा घटक होता है वसा। शरीर निर्माण करने वाले जो भोजन है, अर्थात शरीर के अंदर वृद्धि और विकास के लिए जो पोषक तत्व प्रदान किए जाते हैं, पोषक घटक प्रदान किए जाते हैं, वो प्रोटीनों द्वारा प्रदान किए जाते हैं। तो भोजन में प्रोटीन भी एक महत्वपूर्ण भाग होता है। और तृतीय स्तर पर आता है हमारा रक्षात्मक खाद्य पदार्थ या नियामक खाद्य पदार्थ, अर्थात कुछ खनिज लवण, कुछ विटामिन ऐसे पाए जाते हैं जो मानव स्वास्थ्य के लिए रक्षात्मक कार्य करते हैं और एंजाइमों की क्रियाविधि, गतिशीलता और क्रियाशीलता के लिए आवश्यक होते हैं। कार्बोहाइड्रेट व वसाएं, सबसे पहले हम एक लघु रूप में इसके बारे में बात करेंगे, फिर कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन तथा खनिजों का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। कार्बोहाइड्रेट व वसाएं ऊर्जा प्रदान करते हैं, अर्थात कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा प्राप्त होती है। ये जो ऊर्जा होती है हमारे शरीर में विभिन्न क्रियाओं को संपन्न करने के लिए आवश्यक होती है। यहां आप देख सकते हैं इनके स्रोत के बारे में। तो अनाज, चीनी और गुड़ द्वारा हमारे कार्बोहाइड्रेट प्राप्त की जाती है। इसी के साथ में स्टार्च जो कि आलू में पाया जाता है, वो भी कार्बोहाइड्रेट का महत्वपूर्ण स्रोत होता है। वसा जो प्राप्त की जाती है वो तेल या घी के द्वारा प्राप्त की जाती है। ये पादप स्रोत भी हो सकता है और जंतु स्रोत भी हो सकता है। प्रोटीन्स जो है हमारे शरीर में नए ऊतकों के निर्माण के लिए आवश्यक होता है, अर्थात विकास एवं परिवर्धन के लिए आवश्यक घटक जो है वो प्रोटीन होगा। इसके मुख्य रूप से स्रोत के रूप में आप देख सकते हैं दूध है, दालें हैं, अंडे हैं और मांस। अर्थात दूध, दाल, अंडे और मांस से हमें प्रोटीन प्राप्त होगा, जिसका हमारे शरीर में पाचन होगा और अंदर शरीर में पचित अमीनो अम्ल जाकर के प्रोटीन संश्लेषण करेंगे और साथ ही ये हमारे शरीर की वृद्धि में भूमिका निभाएंगे। विभिन्न प्रकार के खनिज और विटामिन्स को प्राप्त करने के लिए हमारे पास में हरी सब्जियां हैं, फल है, फलियां हैं और साथ ही आंवला जो है यहाँ पे भी ये विटामिन प्रदान करने का कार्य करते हैं। पोषण भोजन को ग्रहण करने और उसे ऊर्जा तथा जीवन के लिए आवश्यक अन्य महत्वपूर्ण पोषक तत्वों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। वास्तव में होता क्या है, हम जो खाना खाते हैं उस खाने में विभिन्न प्रकार के पोषक घटक जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन एवं खनिज पाए जाते हैं।
हमारे शरीर में ये अंदर प्रवेश करके इसका पाचन किया जाता है। पाचन के फलस्वरूप ये जटिल से सरल रूप में, अविलेय से विलेय रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और यही प्रक्रिया आपके पोषण कहलाती है। पोषण की प्रक्रिया में जीव पोषक तत्वों का उपयोग करते हैं, अर्थात जैसे ही शरीर में इनका पाचन हो जाएगा तो पचित भोजन रुधिर के द्वारा कोशिकाओं तक पहुंचता है और कोशिकाओं में आवश्यकता अनुसार अपने कार्यों को संपन्न कर लिया जाता है। पोषक तत्व कार्बनिक व अकार्बनिक प्रकृति के हो सकते हैं। कुछ पोषक तत्व कार्बनिक प्रकृति के होते हैं जो जटिल प्रकृति के होंगे, जिसका पाचन आवश्यक होगा। कुछ अकार्बनिक तत्व भी पाए जाते हैं जिसका नियामक रूप में उपयोग एक महत्वपूर्ण है। उत्तकों का निर्माण करते हैं, उपापचयी क्रियाओं का नियमन करते हैं। निष्कर्षतः या सारांशतः हम कह सकते हैं कि यहां पर पोषक तत्व द्वारा सजीव में विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को संपन्न किया जाएगा, चाहे ऊर्जा प्रदान करना हो, शरीर के वृद्धि और विकास की बात हो, रक्षात्मक या नियामक कार्य की बात हो, सारी बात यहां संपन्न की जाती है। पोषक तत्वों के प्रकारों को हम इसकी आवश्यकता के अनुसार, कुछ पोषक तत्व जिनकी शरीर में बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है उन्हें हम पोषक तत्व कहेंगे। उनको सूक्ष्म अर्थात अल्प आवश्यक होते हैं, जिसकी मात्रा कम होगी तो भी चलता है। ये अति अल्प मात्रा में आवश्यक होते हैं, जैसे विटामिन एवं खनिज तत्व। इसी प्रकार से कुछ पोषक तत्व ऐसे होते हैं जो अधिक मात्रा में आवश्यक होते हैं। अधिक मात्रा में आवश्यक होने के कारण इनको अधिक मात्रा में ग्रहण करना आवश्यक होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट हम सर्वाधिक मात्रा में भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। प्रोटीन की मात्रा भी आवश्यक होती है और इन मुख्य भोजन के घटकों में वसा की आवश्यकता भी होती है, जो हम भोजन के रूप में आवश्यकता अनुसार ग्रहण करते हैं। भोजन के मुख्य घटकों को अगर हम वर्गीकृत करें तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट आता है, वसा आता है, प्रोटीन आता है, विटामिन है, खनिज है, जल है और हमारे शरीर के लिए एक ऐसा घटक भी आवश्यक होता है जिसको फाइबर के नाम से जानते हैं। यह फाइबर रुक्षांश कहलाता है, जो हमारे पाचन तंत्र के लिए आवश्यक होता है, यद्यपि इसके द्वारा किसी प्रकार की ऊर्जा प्रदान नहीं की जाती है। सबसे पहले बच्चों हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट वास्तव में क्या है? अगर हम कार्बोहाइड्रेट को परिभाषित करना चाहें तो यह पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं, अर्थात पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर मैं यहां आपको ग्लूकोज की संरचना बनाता हूं तो आपको यह परिभाषा समझ में आ जाएगी। देखिए, ये हमारा ग्लूकोज का पहला कार्बन है, इसके दाएं बाएं दाएं दाएं ये आपके OH समूह पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो पूरे इस ग्लूकोज के अणु में 5 हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित है। OH समूह को हम कहते हैं हाइड्रोक्सी समूह, जबकि यह हमारा कहलाता है एल्डिहाइड समूह। अर्थात कई संख्या में हाइड्रोक्सी समूह का पाया जाना, एल्डिहाइड या कीटोन समूह का पाया जाना, यह कार्बोहाइड्रेट की मुख्य विशेषता को प्रदर्शित करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के होता है। इसके ऑक्सीकरण से शरीर में ऊर्जा प्राप्त होती है, अर्थात हम श्वसन की क्रिया के फलस्वरूप जो कोशिकीय श्वसन होता है उस कोशिकीय श्वसन में ये ऊर्जा प्रदान करते हैं और ये ऊर्जा के सबसे अच्छे और सस्ते स्रोत होते हैं। अर्थात इनका आसानी से पाचन हो जाता है और कोशिका के श्वसन के दौरान ये मुख्य श्वसन कारक या श्वसन के घटक का कार्य भी करते हैं। ये ऊर्जा के सबसे सस्ते स्रोत है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का अगर हम पूर्ण ऑक्सीकरण करें तो पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप 18 किलो जूल ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्लूकोज का यदि अणु है और उसका अगर ऑक्सीकरण किया जाए तो 1 ग्लूकोज के अणु से 12 से लेकर के 92 किलो जूल ऊर्जा प्राप्त होती है। ये एक संख्यात्मक डाटा है जिसको आपको याद रखना है। कार्बोहाइड्रेट भोजन का
60 से 80% भाग बनाता है। अर्थात जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, अर्थात भोजन को जब हम काम में लेते हैं, उस समय भोजन का अधिकांश भाग कार्बोहाइड्रेट होता है। अल्प मात्रा में हम वसा का प्रयोग करते हैं। वसा का प्रयोग हम तेल या घी के रूप में कर सकते हैं। और साथ ही प्रोटीन भोजन का एक मुख्य घटक होना चाहिए। व्यक्ति को प्रतिदिन प्रोटीन को ग्रहण करना आवश्यक है, अन्यथा विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रसित हो सकता है। कार्बोहाइड्रेट के प्रकार देखिए, शर्करा, स्टार्च और सेलुलोज। देखिए विद्यार्थियों, स्टार्च और सेलुलोज जो है ये पॉलीसेकेराइड की श्रेणी में रखे जाते हैं, अर्थात इनका निर्माण कई मोनोसेकेराइड इकाइयां मिलकर के करती है। जबकि शर्करा जो है इसको दो श्रेणी में बांटा गया है। अगर यह सिंगल या एकल यूनिट द्वारा बनती है तो इसको मोनोसेकेराइड कहते हैं। और डाइसेकेराइड जो होती है, दो मोनोसेकेराइड इकाइयों के मिलने पर ग्लाइकोसाइडिक बंध बनता है और ये डाइसेकेराइड का निर्माण करते हैं। मोनोसेकेराइड का आप अगर उदाहरण देखना चाहो तो इसका एक श्रेष्ठ उदाहरण आपको याद रखना है, वो है आपका ग्लूकोज, फ्रक्टोज आदि। अगर आप डाइसेकेराइड का उदाहरण देखना चाहते हो तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है आपका सुक्रोज, जिसको हम किचन शुगर के नाम से जानते हैं। अर्थात हमारे किचन में जो चाय बनाते समय या मिठाइयाँ बनाते समय हम जो शर्करा का प्रयोग करते हैं वो डाइसेकेराइड है। इसके अलावा दूध में पाई जाने वाली जो प्राकृतिक शर्करा होती है उसका नाम है लैक्टोज शर्करा। ये लैक्टोज शर्करा भी आपके डाइसेकेराइड की श्रेणी में रखी जाती है। यहां इस चित्र द्वारा हमें कार्बोहाइड्रेट के स्रोतों के बारे में ज्ञात होता है। हम स्प्राउट्स से इसको ग्रहण कर सकते हैं, अर्थात अंकुरित जो अनाज या दालें हैं उसमें आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। मिलेट्स में आ जाता है, मिलेट्स के अंदर है जो है ज्वार है, बाजरा है, शकरकंद है, अनाज है, अनाज में गेहूं हम ले सकते हैं, क्विनोवा है, ओट्स है, ब्राउन राइस है। जो चावल होते हैं वो भी कार्बोहाइड्रेट के बहुत अच्छे स्रोत होते हैं, जिसमें चाहे वो व्हाइट राइस हो या ब्राउन राइस हो। चने में भी अल्प मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जौ में पाया जाता है, दाल और राजगिरी। तो ये सारे के सारे हमारे कार्बोहाइड्रेट के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं जो शरीर में जाकर के हमारे ऊर्जा का स्रोत जो है उसका कार्य करते हैं। शर्करा, मोनोसेकेराइड का उदाहरण ले तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज इसका उदाहरण है। अंगूर, शहद और शीरा में यह पाया जाता है। शीरा का निर्माण जो है किण्वन क्रिया के दौरान होता है। जब हम शराब निर्माण करते हैं उस समय शीरा बनता है। फ्रक्टोज जो है वो शहद में और पके हुए फलों में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। इसके अलावा अगर कार्बोहाइड्रेट में डाइसेकेराइड की बात करते हैं तो सुक्रोज, मैंने बताया था किचन शुगर, गन्ना और चुकंदर इसका स्रोत है। माल्टोज जो शर्करा होती है वो अंकुरित अनाज में बनती है, इसीलिए अंकुरित अनाज को खाना भी एक श्रेष्ठ पाचन के लिए होता है। लैक्टोज शर्करा दूध में पाई जाती है, तो दूध में और इन सभी स्रोतों में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। पौधों में स्टार्च संचित भोजन का कार्य करता है। ये 1 नंबर में प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न आता है पादपों का संचित भोजन बताइए। पादपों का जो संचित भोजन होता है वो स्टार्च होता है। तो पादपों में ये संग्रहित रहता है। अतिरिक्त मात्रा में उपस्थित स्टार्च हमारे भोजन का एक मुख्य घटक बनता है, जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। इसके लिए हमें वनस्पतियों का ऋणी रहना चाहिए। अनाज में गेहूं, चावल, बाजरा, जो गिरीदार फलों में भी यह पाया जाता है, आलू और शकरकंद में भी यह पाया जाता है। सेलुलोज, देखिए सेलुलोज एक पॉलीसेकेराइड होता है जिसका निर्माण ग्लूकोज की कई सारी इकाइयां मिलकर करती है। अर्थात हम कह सकते हैं ये NC6H12O6 मिलकर के और सेलुलोज का निर्माण करती है, जो कोशिका भित्ति का मुख्य घटक है। पादपों की छाल में यह पाया जाता है, बीजों के आवरण में पाया जाता है, फलों व सब्जियों की कोशिका भित्ति में पाया जाता है। अर्थात
उच्च वर्गीय पादपों की कोशिका भित्ति में अनिवार्यतः सेलुलोज पाया जाता है। समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट। पाचन के दौरान स्टार्च व शर्करा दोनों का अवशोषण ग्लूकोज के रूप में होता है। अर्थात हम जब भोजन ग्रहण करते हैं तो जो स्टार्च होता है उस स्टार्च के पाचन से हमारे ग्लूकोज बनता है, और चाहे हम शर्करा का ग्रहण करते हैं तो शर्करा भी मोनोसेकेराइड में बदल जाती है। और ये आपके अगर आवश्यक मात्रा है वो तो हमारी कोशिकाओं द्वारा उपयोग में लाई जाती है। यदि आप अतिरिक्त मात्रा में मोनोसेकेराइड की उपस्थिति अगर रखते हैं शरीर में तो यकृत जो है ग्लाइकोजेनेसिस प्रक्रिया के द्वारा इसको स्टोर कर लेता है, संग्रहित कर लेता है। तो ग्लाइकोजेनेसिस की क्रिया जो होती है ये कहां होती है? यकृत में। यकृत में ग्लाइकोजेनेसिस का पाया जाना किस बात को दर्शाता है कि अतिरिक्त उपस्थित मोनोसेकेराइड यहां संग्रहित हो जाती है और ग्लाइकोजन में बदल जाती है। ग्लाइकोजन ग्लूकोज का बहुलक होता है, यह आपका पॉलीसेकेराइड है। यह ग्लाइकोजन जब हम भूखे रहते हैं या जिस समय हमारे शरीर में ग्लूकोज की कमी होती है तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस द्वारा यह पुनः हमारे शरीर को उपलब्ध करवा देता है। मानव को प्रतिदिन 400 से 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की आवश्यकता होती है। इसीलिए हमारे भोजन में जो चपातियां होती है, चावल होते हैं, आलू होते हैं, वो एक मुख्य घटक का कार्य करते हैं, अर्थात हम इनका अधिक उपयोग करते हैं। इसकी तुलना में वसा एक कम मात्रा में प्रयोग में लाई जाती है और प्रोटीन भी तुलनात्मक रूप से कम प्रयोग में लाई जाती है। सेलुलोज रुक्सांस की श्रेणी में रखा जाता है जिसको हम कहते हैं फाइबर। ये मानव शरीर में प्रवेश करके इसका पाचन नहीं होता है, लेकिन जब हमारे पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाए रखने के लिए और मल के निष्कासन के लिए इसकी आवश्यकता होती है। अतः वर्तमान में डॉक्टर इस बात पर जोर दे रहे हैं कि अधिक से अधिक मात्रा में भोजन में फाइबर की मात्रा बढ़ानी चाहिए। तो हमें फाइबर युक्त भोजन करना एक अपनी जीवन का अनिवार्य हिस्सा बनाना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट के कार्य देखिए, ये शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करते हैं। ग्लूकोज केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के लिए ऊर्जा का एकमात्र स्रोत होता है। अर्थात केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में हम मस्तिष्क एवं मेरु रज्जु को सम्मिलित करते हैं। यहां पर अनिवार्यतः ग्लूकोज की सप्लाई होना जरूरी है। अगर ग्लूकोज की सप्लाई बाधित हो जाती है तो यहां पर आपकी समस्या हो जाती है। लैक्टोज कैल्शियम अवशोषण में सहायता प्रदान करता है। हम जानते हैं लैक्टोज का स्रोत क्या बताया था मैंने? दूध। तो हमारे शरीर में दूध का अंदर जाना भी जरूरी है। हमारे शरीर में दूध से संबंधित उत्पादों का भी खाना आवश्यक होता है। अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होने पर यकृत इसे ग्लाइकोजन के रूप में बदल देता है। इस प्रक्रिया को ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। ये हम पहले ही यहां पर देख चुके हैं। अगला जो बिंदु आता है वो आता है हमारा वसा। अर्थात भोजन में अल्प मात्रा में वसा का होना भी अनिवार्य है, क्योंकि वसा हमारे लिए एक ऊर्जा के स्रोत का कार्य भी करती है और शरीर के कई स्थानों पर इसकी आवश्यकता पड़ती है। यद्यपि इसकी मात्रा का प्रयोग संतुलित रूप से करना चाहिए। अधिक मात्रा में उपयोग करने पर यह हमारे शरीर में मोटापा बढ़ाती है। वसा जो है वो वास्तव में ट्राइग्लिसराइड होता है और वसा के स्रोत को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक होता है प्राणी स्रोत और एक होता है पादप स्रोत। प्राणी स्रोत जंतुओं से प्राप्त होने वाली वसा घी है, मक्खन है, मछली का तेल है, दूध, मांस और अंडे में भी अल्प मात्रा में वसा पाई जाती है। अर्थात वसा जो है वो अगर जंतु से प्राप्त होती है तो वो एनिमल फैट कहलाती है। ये आपको ध्यान रखना है। पादपों में भी यह तेल के रूप में पाई जाती है, जैसा नारियल में पाई जाती है, सरसों, सूरजमुखी, गिरीदार फल, सोयाबीन, बादाम, इन सभी में अल्प मात्रा में तेल की मात्रा पाई जाती है जो इसी वसा की श्रेणी में रखा जाता है। जहां तक भोजन के स्रोत में वसा के स्रोतों की बात करें तो फैटी मीट एंड फिश, अर्थात मछलियों के मांस के अंदर या मीट के अंदर
आपकी पर्याप्त मात्रा में वसा पाई जाती है। चीज और बटर ये आपके वसा के स्रोत हैं, और ये एवोकाडो है, आपके काजू बादाम है, इनमें और चॉकलेट में भी आपके वसा का प्रयोग किया जाता है। वसा सर्वाधिक मात्रा में ऊर्जा प्रदान करती है। 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण से 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अर्थात आप कह सकते हो कि अगर हम 1 ग्राम वसा का प्रयोग करते हैं तो हमारे शरीर में आवश्यक ऊर्जा की पूर्ति के लिए ये 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। ये आपको ध्यान रखना है। ये एक बहुत बड़ी मात्रा है ऊर्जा के दृष्टि से देखा जाए तो। वसा के कार्य क्या है? वसा कोशिका द्रव्य व कोशिका झिल्ली पर संरचनात्मक घटक निर्माण में काम आती है। अर्थात हमारी जो कोशिका झिल्ली होती है, उस कोशिका झिल्ली में बाह्य स्तर अपन देखते हैं, ये प्रोटीन है। नीचे की तरफ भी प्रोटीन का एक स्तर पाया जाता है, और इसके मध्य में वसा की दोहरी परत पाई जाती है। इस प्रकार वसा में भोजन में होना बहुत अनिवार्य है। वसा विटामिन ए, डी, ई और के अवशोषण में भी सहायक होती है। अर्थात अगर आप चाहते हो कि हमारे शरीर में विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और के का अगर अवशोषण करवाना है तो हमें वसा को अनिवार्यतः ग्रहण करना चाहिए। इसीलिए कभी भी जब हम बीमार हो जाते हैं तो जो डॉक्टर होते हैं कभी भी पूर्ण रूप से वसा को छोड़ने की सलाह नहीं देते हैं। अगर हमें शरीर में वसा का प्रवेश नहीं करवाएंगे तो इन सभी विटामिनों का अवशोषण प्रभावित होगा, जिससे हमारे अन्य प्रकार की बीमारियां होने लग जाती है। उपत्वचीय वसा ठंड व दाब से सुरक्षा प्रदान करती है। आपने देखा होगा जो ठंडे प्रदेशों में ध्रुवीय भालू पाए जाते हैं, या समुद्र के अंदर जो ठंडे प्रदेशों में सील पाई जाती है, उन दोनों के अंदर त्वचा के नीचे एक वसा की मोटी परत पाई जाती है। वसा की ये जो मोटी परत पाई जाती है उसको हम ब्लबर कहते हैं। ये भी एक आवश्यक हिस्सा होता है। वसा कई हार्मोनों का पूर्वगामी पदार्थ है, अर्थात कई हार्मोनों के संश्लेषण में इसकी मुख्य भूमिका होती है। यह विटामिन डी व स्टीरॉयड के संश्लेषण में भी आवश्यकता होती है। अर्थात जो स्टीरॉयड और स्टीरोल प्रकृति के हार्मोन्स होते हैं, जैसे एल्डोस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, इन सभी के लिए इसकी आवश्यकता होती है। तो वसा भोजन का एक मुख्य घटक है जिसको शरीर में अल्प मात्रा में ही सही लेकिन एक संतुलित रूप से ग्रहण करना आवश्यक होता है। अमीनो अम्लों का बहुलक पॉलीपेप्टाइड कहलाता है। अर्थात अगर हम प्रोटीन की बात करते हैं, हमने देखिए अभी तक कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया, अभी तक हमने वसा पढ़ लिया। तीसरा जो मुख्य घटक आता है वो आता है प्रोटीन। प्रोटीन का निर्माण किससे होता है? अमीनो अम्लों के बहुलीकरण के फलस्वरूप पॉलीपेप्टाइड बनते हैं। यही पॉलीपेप्टाइड आगे जाकर के प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं। तो प्रोटीन के लिए आपके अमीनो अम्लों का होना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए हम जब प्रोटीन भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं तो इसके पाचन के फलस्वरूप सरलतम इकाई के रूप में अमीनो अम्ल प्राप्त होते हैं। अब बात आती है अमीनो अम्ल निर्माण में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। इसको याद रखने का बहुत अच्छा तरीका है CHON कॉन SP, अर्थात कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और इनके साथ साथ अल्प मात्रा में या कुछ अमीनो अम्लों में सल्फर पाया जा सकता है और फास्फोरस भी पाया जा सकता है। अब ऊर्जा की बात करें तो ये कितना ऊर्जा देता है? 1 ग्राम प्रोटीन द्वारा लगभग आपके 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान की जाती है। अर्थात 1 ग्राम प्रोटीन खाने पर अगर उसका ऊर्जा में रूपांतरण हो तो उस परिस्थिति में 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान की जाती है। सामान्यतया प्रोटीन का उपयोग श्वसन के अभिकारक के रूप में नहीं किया जाता है, क्योंकि प्राथमिक रूप से कार्बोहाइड्रेट और फिर वसा द्वारा ही हमारे ऊर्जा की प्राप्ति हो जाती है। पोषण की दृष्टि से अमीनो अम्लों को 2 भागों में बांटा जाता है। एक होते हैं ऐसे अमीनो अम्ल जिसका मानव शरीर संश्लेषण नहीं कर सकता है, उन्हें हम आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। आवश्यक अमीनो अम्लों की संख्या 10 होती है। प्रिय विद्यार्थियों, यहां एक थोड़ा कंफ्यूजन की स्थिति है। हमारे जो RSOS की
पुस्तक दे रखी है उसमें संख्या 9 बता रखी है, यद्यपि सही संख्या इसकी 10 होती है। इसमें कई प्रकार के अमीनो अम्लों को सम्मिलित किया जाता है, जिनमें से एक अमीनो अम्ल आपके ल्यूसीन है, जिसको आप याद रख सकते हो। फिर 10 अमीनो अम्ल ऐसे और होते हैं जिसको अनावश्यक अमीनो अम्लों की श्रेणी में रखा जाता है। अर्थात यह कहा जा सकता है कि ऐसे अमीनो अम्ल जिसको मानव शरीर स्वयं संश्लेषित कर सकता है, अगर हम इसको भोजन के साथ में ग्रहण नहीं करें तो भी हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनको हम अनावश्यक या अनावश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। एलेनिन इसका एक उदाहरण है। तो प्रोटीन निर्माण में आवश्यक अमीनो अम्लों को हमने 2 श्रेणी में बांटा, और इसके बांटने का आधार होता है कि शरीर इसका संश्लेषण करता है या नहीं करता है। प्रोटीन के स्रोत देखिए, प्रोटीन के 2 स्रोत होते हैं। एक होता है एनिमल सोर्स, जंतु स्रोत होता है, जंतु के द्वारा, जैसे कि मछली द्वारा दूध है, मांस है, अंडा है, लीवर है। और दूसरा स्रोत होता है प्लांट सोर्स या पादप स्रोत। पादप स्रोत के अंदर दालें, फली युक्त सब्जियां, गिरीदार फल। इसलिए हमारे भोजन में अगर आप शाकाहारी हैं तो दालों को सम्मिलित करना चाहिए। गिरीदार फलों में आपके विशेष रूप से बादाम में पाया जाता है, और भी कई सारे घटक हो सकते हैं। अगर आप मांसाहारी हैं तो मांसाहार में आपके मछली, दूध, मांस, अंडा, लीवर, इन सभी में इसकी मात्रा पर्याप्त पाई जाती है। यहां स्रोत देखिए, पहला स्रोत आता है आपका फिश, मछली। सोयाबीन की जो प्रोटीन होती है उसको सोया प्रोटीन कहते हैं। बादाम है, दूध है, आपका जो पनीर होता है वो भी प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत होता है। अंडे है, वे प्रोटीन होती है, इसको भी आपके दूध से प्राप्त किया जाता है। जो ब्राउन राइस होते हैं, भूरे चावल होते हैं, उनमें भी अल्प मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। आपकी जो दालें जितनी भी है उन दालों में सब में आपके प्रोटीन पाई जाती है। चिकन ब्रेस्ट ये भी, अर्थात जंतु आधारित स्रोत भी उपलब्ध है और पादप आधारित स्रोत भी उपलब्ध है। उदाहरण हम समझ सकते हैं, जैसे अगर आपसे कोई पूछ लीजिए कि बताइए हमारे शरीर में कौन सा भाग है जिसमें प्रोटीन पाई जाती है, तो बहुत अच्छे शब्दों में आप कह सकते हो ये हमारे जो बाल हैं, जो रोम पाए जाते हैं शरीर के ऊपर, इसमें केराटिन प्रोटीन पाई जाती है। हमारे नाखून जो होते हैं उन नाखूनों में भी प्रोटीन पाई जाती है। इसके अलावा कोलेजन प्रोटीन हमारी मांसपेशियों में पाई जाती है। तो ये सारे ऐसे कुछ उदाहरण हैं जो आपको ये बताने में समर्थ बनाते हैं कि कहां कहां ये पाए जाते हैं। प्रोटीन का पाचन, प्रोटीन का पाचन आमाशय व छोटी आंत्र में होता है। अर्थात जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो इसके पाचन का जो स्थान होगा छोटी आंत्र और आमाशय होता है। उसका कारण क्या बताइए? आमाशय तथा छोटी आंत्र में प्रोटीन को पचाने से संबंधित विभिन्न प्रकार के एंजाइमों का संश्लेषण और स्त्रवण होता है। इन सभी एंजाइमों को एक सामान्य नाम दिया जाए अगर, तो उसे हम प्रोटीएज कहते हैं। तो हम क्या देखते हैं, प्रोटीन जो कि एक बहुलक है, प्रोटीएज एंजाइम की उपस्थिति में ये एकलक में बदल जाता है। यही एकलक हमारे रुधिर में जाता है, रुधिर से होते हुए कोशिकाओं तक पहुंचता है और कोशिका में जाकर के ये अनुवादन क्रिया के द्वारा संबंधित प्रोटीन का निर्माण करता है, जिसकी सूचना एमआरएनए में पाई जाती है। प्रोटीन के कार्य क्या है? यह प्रोटीन हमारे शरीर में क्या कार्य करता है? यह शरीर के ऊतकों का निर्माण करता है और मरम्मत करता है। अर्थात इसका कार्य होता है एक तो निर्माण कार्य करना और एक मरम्मत करना। अर्थात शरीर में जब भी कोई भाग, कोई अंग, कोई ऊतक क्षतिग्रस्त होता है तो उसकी रिपेयरिंग के लिए आवश्यक पदार्थ जो होता है वो हमारा प्रोटीन होता है। प्रोटीन एंजाइम के रूप में भी पाया जाता है, जैसे ट्रिप्सिन है, पेप्सिन है, रेनिन है, प्रोटीएज है, काइमोट्रिप्सिन है। इसी प्रकार से ये एंजाइम के अलावा एंटीबॉडी के रूप में भी पाया जाता है। जैसा कि मैंने पूर्व क्लास में बताया था आपको, ये एंटीबॉडी ऐसे वाई आकृति की होती है जो 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं की बनती है। इसी प्रकार से हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है वाहक अणु का कार्य करता है। इस हीमोग्लोबिन में भी
पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं पाई जाती है और हीमोग्लोबिन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं की संख्या 4 होती है, जिसमें 2 अल्फा श्रृंखलाएं पाई जाती है और 2 बीटा श्रृंखलाएं पाई जाती है। तो विद्यार्थियों, हम कह सकते हैं कि प्रोटीन हमारे शरीर में एक अनिवार्य घटक है जो विकास एवं परिवर्धन के साथ साथ एंजाइमों के निर्माण में काम आता है, एंटीबॉडी निर्माण में काम आता है। जो कॉम्प्लीमेंट्री तंत्र होता है हमारा, संपूरक तंत्र के नाम से जानते हैं प्रतिरक्षा में, उसमें भी ये अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। अब बात आती है, 3 मुख्य भोजन के घटक हम पढ़ चुके हैं। कार्बोहाइड्रेट के बारे में मैंने बता दिया, यह ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत होता है और प्राथमिक रूप से कोशिकाएं श्वसन के दौरान इसको ग्रहण करती है। वसा भी भोजन का एक महत्वपूर्ण घटक है जो बहुत अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा प्रदान करता है और शरीर में इसकी आवश्यकता कई स्थानों पर होती है। तीसरा महत्वपूर्ण घटक हमने पढ़ा प्रोटीन। प्रोटीन शरीर के परिवर्धन के लिए आवश्यक है, इसीलिए हमारे शरीर में जो संरचनात्मक इकाइयां या घटक बनते हैं उस समय प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अब अगला जो घटक और महत्वपूर्ण भाग आता है वो आता है विटामिन। विटामिन कहते हैं किसे? वास्तव में अत्यल्प मात्रा में आवश्यक कार्बनिक यौगिक जो जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं विटामिन कहलाते हैं। अर्थात विटामिन कार्बनिक प्रकृति के पदार्थ हैं जो बहुत अल्प मात्रा में आवश्यक होते हैं। इनकी अल्प मात्रा अगर नहीं होगी तो यह हमें रोगग्रस्त कर देती है। तो इसकी मात्रा की कमी भी नुकसानदायक है और अधिकता भी नुकसानदायक है। तो जितनी आवश्यक मात्रा हमारे शरीर में विटामिन की होनी चाहिए उतना हमें प्रतिदिन ग्रहण करना जरूरी होता है। ये जैव उत्प्रेरक की क्रिया के लिए आवश्यक होते हैं, अर्थात बहुत सारी जगह पर ये एंजाइम क्रियाशीलता में योगदान करेंगे और ये ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं। एंजाइमों की सबसे बड़ी खास बात क्या होती है? ये ऊर्जा प्रदान नहीं करते, अर्थात शरीर में ऊर्जा से संबंधित इनका कोई योगदान नहीं होता है। यह आपको विटामिनों को उनकी प्रकृति के आधार पर 2 प्रकारों में बांटा जा सकता है। ऐसे विटामिन जो जल में घुलनशील होते हैं जल विलेय विटामिन कहलाते हैं, और कुछ विटामिन ऐसे पाए जाते हैं जो जल में अविलेय होते हैं लेकिन वो वसा में विलेय होते हैं, इसलिए इनको वसा विलेय विटामिन के नाम से जानते हैं। अगर आप उदाहरण की बात करें तो जल में विलेय विटामिन है वो विटामिन बी और सी। विटामिन के जितने घटक होते हैं वो जल में घुलनशील होंगे। विटामिन सी भी आपके जल में घुलनशील होता है। अब बात करते हैं वसा विटामिन की। तो वसा में विलेय विटामिन होते हैं, उनको याद रखने का तरीका एडेक, ADEK। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के ये आपके वसा में घुलनशील विटामिन के श्रेष्ठ उदाहरण हैं। आप यहां पर इस ग्राफिक द्वारा विटामिन के विभिन्न स्रोतों के बारे में देख सकते हैं। विटामिन ए जो पाया जाता है वो मुख्य रूप से आपके गाजर में पाया जाता है। विटामिन B1 को आप देख सकते हो ये फलों में पाया जाता है। B2 जो है सब्जी और अंडे में पाया जाता है। B5 यहाँ चुकंदर में पाया जाता है, मशरूम में पाया जाता है। B6 का स्रोत आप देख सकते हैं स्ट्रॉबेरी है। B9 यहाँ केले में और इसमें पाया जाता है। विटामिन B12 जो होता है वो आपके दूध और दुग्ध के किण्वन से जो दही बनता है उसमें पाया जाता है। विशेष रूप से दही विटामिन B12 का एक अच्छा स्रोत माना गया है। विटामिन सी जो होता है ये हमारे सिट्रस फलों में पाया जाता है। इसके अलावा विटामिन डी का जो सोर्स होता है वो पनीर भी इसका एक अच्छा सोर्स है, साथ में फिश जो होती है वो एक अच्छा सोर्स है। विटामिन ई जो है आपके फलीदार फसलों में अच्छा पाया जाता है। विटामिन के आपके कॉफी में पाया जाता है, चाय में पाया जाता है। ऐसे विभिन्न प्रकार के विटामिन जो पाए जाते हैं वो यहाँ पर अलग अलग स्रोत है। अर्थात हम कह सकते हैं कि विटामिन जो होते हैं मुख्यतः इसका प्राथमिक स्रोत वनस्पति होता है। विटामिन उनके प्रकार्य स्रोत व अभाव के कारण होने वाले रोग। यहां पर हम कुछ विटामिन के बारे में बात करते हैं। जल में घुलनशील विटामिन का पहला जो उदाहरण आता है वो आता है विटामिन B1। विटामिन B1 को थियामिन के नाम से जानते हैं। बहुत सारी बार इसको पढ़ाते समय और पुस्तकों में थायमीन दे दिया जाता है। इसकी दैनिक आवश्यकता
लड़कों में 1.3 मिलीग्राम प्रतिदिन होती है, जबकि लड़कियों में इसकी मात्रा थोड़ी सी कम चाहिए, वो होती है 1.2 मिलीग्राम। इसका योगदान क्या है? जो विटामिन B1 है ये हमारे क्या शरीर में योगदान करता है? ये कार्बोहाइड्रेट के उपापचय के लिए आवश्यक है, भूख को बढ़ाने में योगदान करता है, हृदय, तंत्रिका तंत्र और पेशियों की क्रियाशीलता को सामान्य बनाए रखने के लिए इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो विटामिन B1 भी हमें भोजन के रूप में ग्रहण करना चाहिए। इसका जो स्रोत क्या है? अगर आप चाहते हो कि विटामिन B1 हमें मिले तो इसका सबसे अच्छा स्रोत होता है यीस्ट है, यकृत है, पनीर है, दूध है, पत्तेदार सब्जियां, मांस, साबुत अनाज। प्रश्न आता है विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो बेरी रोग हो जाता है। इस बेरी रोग के हो जाने पर हाथ पांव में दर्द होने लगता है, शरीर में त्वचा में सूजन आ जाती है, हाथ पैरों में पक्षाघात यानी कि लकवा हो जाता है। ये सारी के सारे एक सामान्य उदाहरण जो है जो हमारे को प्रदर्शित करते हैं कि व्यक्ति को बेरी रोग हो गया है। विटामिन B2 का दूसरा नाम है राइबोफ्लेविन। इसकी दैनिक आवश्यकता लड़कों में 1.6 मिलीग्राम होती है, जबकि लड़कियों में इसकी मात्रा थोड़ी सी कम होती है, आवश्यक वो होती है 1.4 मिलीग्राम। इसके कार्यों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन का उपापचय जो किया जाता है उसमें ये सहायक का कार्य करते हैं। त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने के लिए विटामिन B2 की आवश्यकता या राइबोफ्लेविन की आवश्यकता होती है। स्रोत की बात करें तो दूध, यकृत, मांस, अंडे, मटर, यीस्ट, साबुत अनाज है, इन सभी में ये पाए जाते हैं। तो हमारे भोजन में विविधता का होना बहुत आवश्यक है। यहां दूध के घटक होना आवश्यक है, तो साथ में मांसाहार में मांस, अंडे इनका प्रयोग करना चाहिए। सब्जियों में पत्तेदार सब्जियां भी खानी चाहिए, तो दलहन का प्रयोग भी करना चाहिए। ये सारे के सारे घटक मिल करके ही हमारी विटामिन की आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं। अभाव जनित रोग, अगर विटामिन B2 की कमी हो जाती है तो राइबोफ्लेविनोसिस रोग हो जाता है और व्यक्ति को प्रकाश से डर लगने लगता है। अर्थात जैसे ही प्रकाश होता है तो व्यक्ति उससे डर करके दूर भागने लगता है, इसको अंधेरा पसंद होता है। लक्षण क्या है? मंदबुद्धि होगा, मानसिक विकार हो जाते हैं, मुख के किनारे पर त्वचा का फटना, अर्थात हमारे शरीर में यहाँ किनारे जो है होठों के ये फटने लग जाते हैं, आंखों में विकृति आने लगती है। इसीलिए हमें ध्यान रखना चाहिए, विटामिन का संतुलित मात्रा में प्रयोग करना अनिवार्य है, समय समय पर इसका प्रयोग करते रहना चाहिए। विटामिन B3 को नियासिन कहते हैं। लड़कों में इसकी मात्रा 1.8 मिलीग्राम, जबकि लड़कियों में 1.5 मिलीग्राम की इसकी आवश्यकता होती है। प्रकारों में ये हमारे शरीर में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा के उपापचय से संबंधित होता है, साथ ही ये हमारे कोएंजाइम का कार्य भी करता है। तो नियासिन यहाँ पर एक कार्य विशेष करता है, इसको हम कहते हैं सह प्रकीर्ण या कोएंजाइम कहते हैं, अर्थात कई कोएंजाइम निर्माण में इसका योगदान होता है और इसकी उपस्थिति से व्यक्ति की त्वचा सुंदर बनती है, उसमें निखार आता है। सर्वोत्तम आहार स्रोत क्या है? नियासिन के सर्वोत्तम आहार होते हैं मछली है, अंडा और फलियां। इसकी कमी हो जाने पर पेलेग्रा नामक रोग हो जाता है, जो कि एक गंभीर खतरनाक रोग है। इसके लक्षण होते हैं त्वचा शोथ, अर्थात त्वचा जो होती है वो खराब होने लग जाती है, प्रवाहिका मतलब दस्त लग जाती है, डायरिया हो जाता है, मनोभ्रंश और मानसिक विकार हो जाते हैं। मनोभ्रंश का मतलब होता है हमारी जो जिसको बोलते हैं मूड स्विंग करने लगता है, हमारा दिमाग भटकने लगता है, हमारे स्वभाव में अलग अलग प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरीके से इस अध्याय के भाग 1 में हमने पोषण की परिभाषा के बारे में बात की, महत्वपूर्ण पोषक घटकों की बात की और साथ ही साथ मैंने हमारे दैनिक जीवन में विटामिन के महत्व के बारे में बताया कि कुछ न कुछ अल्प मात्रा जरूर इसकी ग्रहण करनी चाहिए, साथ ही अपने भोजन में विविधता का होना जरूरी है। अगर विविधता नहीं होगी तो हमें किसी न किसी प्रकार के पोषक तत्व की कमी रह जाती है, तो यही प्रयास यहाँ पर किया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसी के साथ में आपके भाग प्रथम समाप्त होता है। नमस्कार, धन्यवाद।